जो विस्तार है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, जो जितने अलग अलग पहलुओं को, जो एक सामान्य जिंदगी की रोजमर्रा की दिनचर्या में जो बातें प्रभावित करती हैं, और एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए उन बातों को कितनी तवज्जो देनी थी, इन बातों को लेकर के जो चिंता हो सकती थी एक संविधान निर्माताओं की, उसका एक प्रतिफलन उसमें संकेतात्मक रूप से है। उसमें बीच बीच में संशोधन भी हुए उस संविधान में, और गोलकनाथ मामले से लेकर के केशवानंद भारती तक के मामले में कोर्ट ने जिसकी संकल्पना भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका से अलग एक खास किस्म से स्वायत्तता देने के साथ इसी तर्ज पर रखी गई थी कि वह एक एक तटस्थ संस्था ऐसी होगी जो उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी जो संविधान को संचालित करते हैं, जिनको निभाने की जिम्मेदारी भारतीय राजनीति की है। मुझे लगता है कि इन सारी परिस्थितियों के बीच फिलहाल हम जहां खड़े हैं, वह उद्देशिका कहां खड़ी है, उद्देशिका की मूल संकल्पना जो असल में आइडिया ऑफ इंडिया और जिसके मूल में पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर के राष्ट्र राज्य की संकल्पना जो आई, आइडिया ऑफ नेशन आया, इन सब को कैसे लागू करने में कामयाब हो पाती है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को आज हम कहां देखते हैं। मैं यहीं से अपनी बात रखना चाहता हूं कि असल में हमारे लिए आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, और वह आइडिया ऑफ इंडिया जिसका भरोसा 26 जनवरी 1950 को इस गणतंत्र के हर एक गण को सौंपा गया था। वह आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें यह भरोसा दिलाया गया था कि तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के बीच, तमाम परिस्थितियों के बीच जो गैर बराबरी रची गई, जो सांस्थानिक रूप धारण करती गई, चाहे वो जातिगत पहचान के आधार पर हो, चाहे वो लैंगिक आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो, उन तमाम ऐतिहासिक व सांस्थानिक हो चुकी गैर बराबरियों को हम एक नए आइडिया ऑफ इंडिया में दूर करने की कोशिश करेंगे। हम एक मुकम्मल मुल्क बनाएंगे। मुझे लगता है कि चाहे आप संविधान के उद्देशिका की बात करें या उस पूरे संविधान सभा की बहसों की बात करें, और मैं जोड़ रहा हूं, हरिराम मीणा जी हमारे कार्यक्रम में फिलहाल यहां नहीं है, उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा का जिक्र किया। उनका क्या योगदान था और कैसे वो खड़े होकर के कह रहे थे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, जिनकी आबादी इस देश में तकरीबन 10% है और उनकी नुमाइंदगी के चंद लोग हैं। उस बिंदु से लेकर के वो जो प्रसिद्ध वाक्य है कि लोकतंत्र को हमें न सिखाइए, हमसे आपको लोकतंत्र सीखना है, इसके पीछे मंशा ये थी कि वो लोग जो मूल निवासी होने का दावा कर रहे थे, जिन्हें आदिवासी टर्म चाहिए था, जिन्हें मेला शेड्यूल ट्राइब, उनके भीतर भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। वो दलित लोग जिनको हिंदूवादी सांस्कृतिक विमर्श के बीच मनुष्य होने की बुनियादी जो सुविधाएं थी, बुनियादी सम्मान था, उसे भी छीना गया। उनके जहन में एक आइडिया ऑफ इंडिया था। वे कामगार कृषक जातियां, कमेरा श्रमशील जातियां, जिन्हें आगे चलकर पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया, जिनको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वंचना झेलनी पड़ी, उनके जहन में एक आइडिया ऑफ इंडिया था। और इस देश की आधी आबादी जिन महिलाओं की थी, जो दोहरा अभिशाप झेल रही थी, अगर मैं कौशल्या बसंत रई के उपन्यास के शीर्षक को उधार लेकर कहूं तो वो दलित, पिछड़े, कृषक, कामगार, तमाम जाति की महिलाएं जो महिला होने के नाते एक तरह की वंचना झेल रही थी और जातिगत आधार पर दूसरी वंचना झेल। इस देश का वह तबका जो कन्वर्ट होने के बाद भी अपने पेशे के साथ जो सामाजिक हैसियत है उससे आजाद नहीं हो पाया। वो भले दूसरे धर्म में चला गया, लेकिन उसके सामाजिक स्तरीकरण में जो हैसियत थी वो भी वहां चली गई और उसे पसमानदा कहा गया 90 के बाद के आंदोलनों में। उस पसमानदा अल्पसंख्यकों की
भीतर भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। और इस देश की जो मेहनतकश आम आवाम थी, जो गरीब कमजोर लोग थे, असल में इन्हीं सारे वंचित शोषित तबकों ने मिलकर इस धरती को, इस देश को रहने लायक बनाया था। लेकिन सामाजिक स्तरीकरण ने उन्हें दोहरापन या दोयम दर्जे का मौका दिया, और राजनीति ने, जो पुरानी राजनीति जो राजतंत्र पर आधारित थी, उसने उन्हें बहुत कमजोर बनाए रखा। इन सब के भीतर एक नया भरोसा व आत्मविश्वास उसी आइडिया ऑफ इंडिया से पैदा हुआ था, जिसका नेतृत्व भारत का संविधान कर रहा था। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं कि जो इन सब के जहन में क्या क्या आइडिया ऑफ इंडिया था, इसे आप समझ रहे हैं बखूबी, मैंने केवल इशारा किया है। वो कौन से नए भारत की कल्पना कर रहे थे, जो जिसके बनने का भरोसा उन्होंने भारत के संविधान से हासिल किया था, और हासिल खुद नहीं किया था, इस देश की अगुवाई कर रहे सियासतदानों ने इस भरोसे को उनके भीतर कायम किया था। तो भारत राजनीति की जिम्मेदारी थी कि चंद किताबी बातें न रह जाएं भारत के संविधान की मूल भावना, उन किताब के पन्नों के भीतर दबकर रह जाने वाले मूल्य न रह जाएं। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कोट किया हमारे पूर्व के वक्ताओं ने 26 नवंबर 1949 का भाषण, कि राजनीतिक बराबरी तब तक आधारहीन है, औचित्यहीन है, अगर वो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के बिना होती। उसके आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यह संविधान कागजों का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग, उनकी नीयत, उनकी मानसिकता न्यायप्रिय व संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल नहीं होगी। मैं आज के विश्लेषण में बस ये बात हमारी जिम्मेदारी इस बात की है कि हम उन सारी आंखों में झांक कर इस बात का जवाब पूछें कि जिन लोगों को 75 साल बाद अपने जहन के आइडिया ऑफ इंडिया के भीतर सांस लेना था, क्या उनके लोग सांस ले पा रहे हैं? ज्योतिबा फूले ने एक शब्द कहा है जिसके बहुत गहरे अर्थ हैं, कलम कसाई। और कलम कसाई किन्हें कहा है? उन्हें कहा है जिन लोगों ने इस बहुत बड़ी आबादी को, जो उनके भीतर न्याय की अभिलाषा थी, उस न्याय में बाधक लोग थे। और कलम कसाई इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उनके हिस्से का हक भी उन्हें नहीं दिया। जब उन्होंने इतिहास लिखा तो उन लोगों को ही इतिहास में हाशिए पर ढकेल दिया गया जिन्होंने इतिहास रचा था। आज 75 साल बाद राजनीति के पहले मेरी अपील यह है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से एक सवाल पूछें, और उन संस्थानों से जिनके ऊपर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी, मसलन देश के विश्वविद्यालय, मसलन इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था, क्या वह शिक्षा व्यवस्था वैसी हो पाई, इस देश की एकेडमियां वैसी हो पाई जैसा भारत के संविधान की संकल्पनाओं में था? क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में इन सभी जमात के लोगों के उतने लोग पहुंच पाए जिन्हें पहुंच जाना चाहिए था? एनएफएस से लेकर के नॉट अवेलेबल और शोध के विषयों से लेकर के पाठ्यक्रम ये आज भी बताते हैं कि वर्चस्वशाली ताकतों ने आज भी इन सब संस्थाओं को लोकतांत्रिक होने से रोका है। दूसरी संस्थान है तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य के संस्थान, और आज हमें पता है कि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत जो राष्ट्र व राज्य की जिम्मेदारी होनी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसे अब धीरे धीरे, अभी मनोज जी कह रहे थे कि कैसे उसे निजी हाथों में बेच करके राज्य अपनी भूमिकाएं सीमित करता जा रहा है। और अगर इसी रास्ते चलते रहे तो कुछ दिनों बाद राज्य एक रेगुलेटर की भूमिका की तरह रह जाएगा, जो केवल उन निजी संस्थानों को संचालित करेगा जो देश को संचालित कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि जब हम इन वंचित शोषित लोगों, उन सब के जहन में पल रहे एक आइडिया ऑफ इंडिया के ख्वाब, और उस ख्वाब को आज 75 साल बाद देखते हैं, तब सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से सवाल पूछने की बात करते हैं। अगर सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव
उस तरीके से हो पाते जो ज्योतिबा फूले या ईवी रामासामी नायकर पेरियार, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, इन सब के जहन में था, तो शायद राजनीति उतनी बेलगाम न हो पाती कि वो आपके मूल्यों का हनन करने के बाद भी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे, हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे और झूठ पर पूरी राजनीति संचालित करे। मैं आज जहां अपने को खड़ा पाता हूं, मेरी चिंता इस बात की है कि वो जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की क्रांति थी, जो तथागत बुद्ध के यहाँ पहली बार शुरू हुई थी कोशिश, भक्ति आंदोलन और निर्गुण पंथ के कबीर, रैदास, नानक, पलटू दादू, भीखा के यहाँ दूसरी बार शुरू हुई थी, तीसरी बार 18वीं शताब्दी के नव जागरण में ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु बसवन्ना से लेकर के सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख से होते हुए पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर तक आती है, लोहिया तक आती है। इन सब के मूल में एक सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव की लड़ाई थी। अगर वह सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव मुकम्मल हो पाता तो शायद आज की परिचर्चा में हम सकारात्मक पहलुओं पर बात कर रहे होते कि हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना ने जो न्याय, समता व बंधुत्व की संकल्पना को हर एक नागरिक तक देने का भरोसा दिया था, वो भरोसा टूटा नहीं। मुझे याद आता है कि वो कविताएं, कौन कौन है वह जनगणमन अधिनायक महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रो। हमारे हिंदी के एक बड़े अच्छे कवि रहे रमाशंकर विद्रोही, उन्होंने तो बहुत बहुत तफसील से, चूंकि वक्त कम है, मैं आखिरी वक्ता हूं, तो उन कविताओं को बहुत विस्तार में नहीं कहूंगा, लेकिन जनगणमन और उस पूरे कॉन्सेप्ट पर हम वहीं खड़े हैं कि हमारे सामने दिखाने के लिए कुछ और भारत है, कोई और संविधान है, और उसके भीतर उस पसमानदा लोगों के भीतर जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो लिंचिंग तक पहुंच गया। दाढ़ी और टोपी देख करके उनकी हत्या होने से बुली और सुली ऐप बना करके मुस्लिम महिलाओं के नीलाम होने तक पहुंच गया। जिन दलितों के जहन में एक आइडिया ऑफ इंडिया था जो संविधान की प्रस्तावना से पूरा होना था, वो आइडिया ऑफ इंडिया आज भी 70 साल बाद एक उत्तराखंड की दलित महिला के हाथ से स्कूल में खाना बना हुआ छोटे छोटे बच्चों के तिरस्कार तक पहुंच गया। जिस पिछड़े तबके की आबादी में कृषक, कामगार जातियां थीं, जिनके जहन में आइडिया ऑफ इंडिया था, वो संविधान की प्रस्तावना से निकल करके आज भी उनके खेत खलिहान बेचे जाने से लेकर उनके पुश्तैनी पेशे, कुम्हार, लोहार, नाई, मोची, मल्ला, निशा, धोबी, इन जातियों के पेशे नव उदारवादी नीतियों के चलते बर्बाद हुए, लेकिन उन्हें नया रोजगार नहीं मिला। वो आइडिया ऑफ इंडिया जो इस देश की आधी आबादी को एक बराबरी का राष्ट्र पाता, वो नहीं। भले ही मैं एक निराशावादी दृष्टिकोण से इस पूरे विषय पर अपनी टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अकादमिक संस्थान से जुड़े हों तो आपको अपने वक्त का सच कहना चाहिए। मेरी टिप्पणी यही है कि हम सियासत ने हमें इस्तेमाल किया है, सियासत वैसी ही होगी जैसा समाज होगा। हमने अपने समाज को शिक्षित नहीं किया, अधिकार संपन्न नहीं किया, उन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतें मुहैया नहीं कराई, और हमने पूरे समाज को खांचों में बांटा और उन खांचों पर सियासत ने उनका इस्तेमाल। हिंदू बनाने का पूरा संकल्पना, हिंदुत्व का पूरा नरेशन, राम मंदिर से लेकर के बाबरी विध्वंस, इन सारे विमर्शों ने मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को हाशिए पर ढकेला। इन सारे विमर्शों ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल को हाशिए पर ढकेला। इन विमर्शों को विश्वविद्यालयों में जहां मुकम्मल ढंग से एक नई दिशा देनी थी, उन्हें हमने लोकतांत्रिक नहीं बनाया। मेरा जोर इसी बात पर है कि जहां आपने अपने विषय का आखिरी लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, हम, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस कविता से जुड़ता है, आवो सब मिले रोवो भारतवासी भाई, हा हा भारत की दुर्दशा देखी न जाए। मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पहलुओं को ज्यादा उजागर करें। और आखिरी टिप्पणी मेरी ये है कि असल में शिक्षा न दे पाने का अर्थ ये नहीं होता कि डिग्रियां नहीं दे पाए। शिक्षित जमात होने का अर्थ ये होता है, ज्योतिबा फूले ने बड़ी शानदार बात कही है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हुए, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय किए। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार याद आते हैं, जिनके दबाव के चलते भारत के संविधान में पहले संशोधन,
अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 के संशोधन उस पेरियार के जहन के आइडिया ऑफ इंडिया के अनुकूल होते हैं। अब मेरी आखिरी बात यही है कि अगर हम वही लोगों तक नहीं समझा पाए, आज आप चलिए ना भारत के गांवों में चलते हैं, पूछते हैं कि भारत का संविधान क्या है, वो धूमिल की कविता की तरह है कि वो ऐसी बाल्टी की मानिंद हो गया जिसके बाहर लिखा है आग और भीतर उसमें बालू भरा है। मुझे अवतार सिंह पाश याद आते हैं जो कहते हैं कि ऐसी पुस्तक जो मर चुकी है, क्योंकि ये जो पुस्तक बन रही थी तो मैं मरा हुआ था, मैं जिंदा हुआ तो ये पुस्तक मर गई है। इस कटाक्ष को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि असल में इस पुस्तक को जमीन पर उतारा है। तो जहां हम खड़े हैं ना, हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, हमने अपने अपने हिस्से का आइडिया ऑफ इंडिया जितना मौका मिला उसे हमने डिलीवर नहीं किया। इसलिए आज हमारा देश का एक भी लोकतांत्रिक संस्थान ऐसा नहीं है जिसे हम आइडियल बना करके इस देश और दुनिया को दिखा पाते कि देखो आइडियल भारत ये बनाना था। काश हम एक विश्वविद्यालय ऐसा बना पाते जिसमें विश्वविद्यालयों की कुलपति से लेकर के रजिस्ट्रार और प्रोफेसर तक, विभागाध्यक्ष से लेकर सिलेबस तक इतना इंक्लूसिव होता जिसे नजीर बनाकर हम पेश कर पाते कि देखो ये हमारे जहन का आइडिया ऑफ इंडिया, भगत सिंह के सपनों का आइडिया ऑफ इंडिया जो विद्यार्थी और राजनीति लेकर आए। और चूंकि विद्यार्थी और राजनीति का भगत सिंह हाशिए पर ढकेल दिया गया, इसलिए आज राजनीति हमारी हमारी विपन्नता का, हमारी वंचना का, हमारी शोषण का और हमारे साथ हुए अन्याय का ही इस्तेमाल करके उसी अन्याय को दोहरा और कई कई गुना गहरा करती जा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस बातचीत का निचोड़ अगर कुछ निकले तो वो निचोड़ इस रूप में निकलना चाहिए कि क्या इन सवालों के असल में आज हम कहां खड़े हैं। हरिद्वार की संसद में अगर ये घोषणा हो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नरसंहार करना पड़े तो करेंगे। हम वहां खड़े हैं जहां इस दिल्ली में बैठ करके एक सेमिनार में खुलेआम कोई वैकल्पिक संविधान भगवा रंग का लहराए जिसके मूल में दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर का हिंदू राष्ट्र हो और उनपे कोई कार्रवाई ना हो। हम वहां खड़े, और ये राजनीति की वजह से हो रहा है। हमारी सियासत में वह दम नहीं बचा जो खुलेआम कह रहा था। मैं एक आखिरी बात में जोड़ रहा हूं, जिस प्रसंग का जिक्र हरिराम मीणा जी कर रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद बतौर राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पत्र लिख करके कहा कि आप देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और आपको किसी एक धर्म के आयोजन में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने गलत कहा कि उसके बाद राजेंद्र प्रसाद नहीं गए। फैक्ट ये है कि उसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद गए। डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखी है द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, हिंदी तर्जुमा उसका हुआ भारत विभाजन के गुनहगार। डॉक्टर लोहिया उसमें लिखते हैं कि वही राजेंद्र प्रसाद बनारस में जाकर पंडितों का पैर धुलते हैं बतौर राष्ट्रपति। तब जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश का राष्ट्रपति ब्राह्मणों का पैर धुलता है। हमारा देश, वो जो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन था ना, उसने केवल नए नए गिल्टी मैन को पैदा किया। और हमारे देश में आज इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे लोग एक मंदिर के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि पुजारी का कपड़ा पहन करके जा रहे। यहां हम पहुंचे और ये है हमारी सियासत। अब चुनना इस बात को है कि हमारी भूमिका, या हम जिस विश्लेषण की बात कर रहे हैं, क्या हम अपने नागरिकों को समझाने में कामयाब हैं? नहीं। और अगर हमें कामयाब होना है तभी उस संविधान, उसके मूल प्रस्तावना, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का भारत, अब्दुल कय्यूम अंसारी और असीम बिहारी के सपनों का भारत, पेरियार शाहू जी से लेकर लोहिया के सपनों का भारत, वो नहीं बनेगा। और नई पीढ़ी तो ऐसी है कि अब फेक न्यूज से लेकर के आपके नॉलेज पर पाबंदी लगाई जा रही है। नई शिक्षा नीति ने पूरी शिक्षा को उसी तरह निजी हाथों में बेच दिया है जैसे किसानों की किसानी बेची गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इन मौजूदा ज्वलंत सवालों को लेकर के अगर हम अपने उन आखिरी पायदान पर खड़े नागरिकों तक नहीं पहुंच पाए तो कोई किताब हमें
वह हक हुकूक नहीं दिला पाएगी, क्योंकि किताब आज भी वैसे ही है। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगी हैं, उन पर वो लोग भी सजदे कर रहे हैं जो उनके सपनों के भारत के खिलाफ खड़े हैं, और उस संविधान की किताब के सामने भी झुकते हैं जिसके पन्नों को वो बेतरतीब ढंग से बिल्कुल नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। मुझे लगता है कि मैंने इशारों में ही, बिखरे तौर पर ही अपनी बात पूरी कर ली है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।